नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। और शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव समिति के बाकी सदस्य बैठक में शामिल हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन होना है। पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल राय, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं संग हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। असम में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बीजेपी अपने सहयोगी दल असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बुधवार को तय कर लिया है। असम विधानसभा चुनाव के सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुधवार को अहम बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास, बीजेपी नेता और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, एजेपी के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा, यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो मौजूद थे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। भूपेंद्र यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, मुकुल राय, कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस की शिकायत की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 125 नगर निगमों का कार्यकाल 1 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने टीएमसी नेताओं को इन स्थानीय निकायों का प्रशासक नियुक्त किया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन प्रशासकों को हटा दिया जाना चाहिए। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये जो अवैध तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज़ के और कॉरपोरेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर सभी टीएमसी के नेताओं को नियुक्त किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है। ये आर्टिकल 243 में जो म्यूनिसिपैलिटी को जो पावर दिया उसके खिलाफ है। ये पश्चिम बंगाल के म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के खिलाफ है और सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निर्णय आया हुआ है, ये उस निर्णय के भी खिलाफ है। हमारा चुनाव आयोग से कहना है कि इस अवैधानिक नियुक्ति पर पश्चिम बंगाल के जो टीएमसी के नेता समय खत्म होने के बाद भी आज अवैध रूप से नियुक्तियों पर हैं, उनको तुरंत हटाया जाए, जिससे पश्चिम बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शन का माहौल बने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी और समाजवादी पार्टी के बाद शिवसेना ने भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। टीएमसी के समर्थन में आए ये दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के सहयोगी रहे हैं। वहीं कांग्रेस पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन में है। शिवसेना ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले पार्टी ने चुनावी मुकाबले में उतरने की बात कही थी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने आज ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने शिवसेना के फैसले का स्वागत किया और आभार जताया। वहीं बीजेपी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना, आरजेडी या समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उनका समर्थन करता है, कौन नहीं। मेट्रोमैन ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी की केरल इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से ई श्रीधरन को विधानसभा चुनाव में एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का अनुरोध किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन के नेतृत्व में राज्य में शासन का अवसर मिलता है तो केंद्र के सहयोग से केरल में 10 गुना ताकत के साथ विकास कार्यों को लागू किया जाएगा। के सुरेंद्रन ने यह भी कहा कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों का ही पुल टूट रहा है। ई श्रीधरन पिछले दिनों ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने 25 फरवरी को केरल के मल्लपुरम में बीजेपी का दामन थामा था। देश में मेट्रो रेल सेवाओं के विस्तार के लिए ई श्रीधरन का अहम योगदान है। उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमत पर नवीनतम स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र से सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है। तिरुपति में अमारा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज तिरुपति में अमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की असमानता पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने निजी क्षेत्र को सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य और उपचार सुविधाओं का विकास करने का आग्रह किया। Everybody has to be advised, properly educated, doctors, actors, and even media. Everybody should educate the people about preventive steps. This is more important, preventive steps. The doctors working in hospitals, they should visit the nearby villages, educate the people, enlighten the people, create awareness. उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने गैर संक्रामक रोगों के फैलाव पर चिंता जताई और इससे दूर रहने के लिए स्वस्थ शैली अपनाने, नियमित व्यायाम, योग, पौष्टिक और संतुलित आहार लेने की अपील की। You need to eat protein food. మనమేమో ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాషన్ కోసం పాలిష్ అని దాంట్లో ఉండే అంతా పోషకాలు తీసేసి ఆ రంగు కోసం తెల్లంగా తిని తెల్లంగా వస్తున్నాం. ఆ ఎర్రంగా ఉండే నెత్తురు కూడా పోయి. అందుకని మనం వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ప్రోటీన్. ఈ జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి. డాక్టర్ చెప్పాలి అందరికి పేషెంట్కి. జంక్ ఫుడ్, పిజ్జాలు, బర్గర్లు ఆ దేశానికి పనికి వస్తాయి, మన దేశానికి పనికిరావు. మన వాతావరణం వేరు. Our food is designed by our forefathers, designed according to season and reason. उपराष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों की निस्वार्थ सेवा की तारीफ की और दूसरे चरण के लिए सभी पात्र नागरिकों से कोरोना टीकाकरण कराने और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यास बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने और इसे 8.50% पर स्थिर रखने की सिफारिश की है। आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 228वीं बैठक हुई। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालय ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपने ग्राहकों के संचित ईपीएफ पर 8.5% वार्षिक ब्याज देने की सिफारिश की और ब्याज दर आधिकारिक रूप से सरकारी गैजेट में अधिसूचित होने के बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खाते में ब्याज दर जमा करेगा। ईपीएफओ के साथ 5 करोड़ से ज्यादा सक्रिय अंशधारक जुड़े हुए हैं।
कोरोना महामारी के बावजूद विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा कायम है। वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 22% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में 67.54 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया। किसी वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में आया यह सबसे अधिक एफडीआई है। वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 22% बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 55.14 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों के दौरान इक्विटी के जरिए आने वाले एफडीआई में भी 40% की बढ़ोतरी हुई है, जो इस अवधि में 51.47 अरब अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि में इक्विटी के जरिए 36.77 अरब अमेरिकी डॉलर एफडीआई आया था। देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना कर्ज लिए पूंजी जुटाने का यह महत्वपूर्ण जरिया है। सरकार का प्रयास रहा है कि वो एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू करे। एफडीआई नीति को निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने और निवेश के प्रवाह में आने वाली नीतिगत अड़चनों को दूर करने के लिए पिछले 6.5 साल में कई कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि देश में एफडीआई प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की तरफ से प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, जिसके तहत 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत के इस प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी देशों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने के प्रस्ताव को पेश किया और इसका समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत को इस बात का हर्ष है कि इसने बाजरे को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्टअप समुदायों के लिए शोध और नवाचार का विषय भी प्रदान करता है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने का प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव का बांग्लादेश, कीनिया, नेपाल समेत दूसरे देशों ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव का उद्देश्य बाजरे के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने भरोसा जताया है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाए जाने से बाजरे की पैदावार के प्रति अधिक जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों, उत्पादनकर्ताओं और नीति निर्माताओं के समक्ष बाजरे के पोषक तत्वों और पारिस्थितिकीय फायदों को बढ़ावा देने के साथ साथ पैदावार क्षमताओं, अनुसंधान और विकास संबंधी निवेशों में सुधार लाने की तत्काल जरूरत है। प्रस्ताव में बाजरे के पोषक तत्वों और जलवायु के प्रति लचीलेपन के बारे में जानकारी बढ़ाने के साथ साथ बाजरे का उत्पादन और सेवन बढ़ाकर संतुलित और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता लाने का प्रावधान है। इसमें बाजरे की व्यापक आनुवांशिक विविधता और अलग अलग पर्यावरण माहौल में पैदावार की क्षमता को बताया गया है। गुजरात के केवड़िया में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज से शुरू हो गया। 3 दिवसीय वार्षिक आयोजन में 3 सेनाओं की संयुक्त कमान रणनीति, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस को शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, 3 सेवा प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान एक नई वायु रक्षा कमान और समुद्री कमान स्थापित करने पर विचार विमर्श होगा। केवड़िया में इस शीर्ष सैन्य सम्मेलन में पहली बार जूनियर कमीशन अधिकारी यानी जेसीओ और जवान भी हिस्सा लेंगे। जेसीओ और जवानों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपने साहसी कार्यों के लिए सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे। साथ ही कोविड युग के बाद सहयोग को और मजबूत करने के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। 2015 के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये 5वीं बातचीत होगी। इससे पहले दोनों प्रधानमंत्रियों ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति पर टेलीफोन के जरिए बातचीत की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कल सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के नामी वक्ता और कई प्रमुख हस्तियां भी भाग ले रही हैं इसमें। यह सम्मेलन 1 मार्च से 5 मार्च तक वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। भारत पिछले कुछ साल में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के केंद्र के तौर पर उभरा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने INSTC गलियारा मार्ग को चाबहार तक बढ़ाने पर सहमति होने की उम्मीद जताई है। चाबहार दिवस के साथ संपन्न मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 के कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारा परियोजना है जिसमें भारत के साथ 12 देश सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि INSTC समन्वय परिषद की बैठक में सदस्य देश गलियारे का विस्तार करके इसमें चाबहार बंदरगाह को शामिल करने पर सहमत हो जाएंगे। वहीं विदेश मंत्री ने परियोजना में उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान की रुचि का स्वागत करते हुए सदस्यता के विस्तार पर सहमति की भी उम्मीद जताई। वहीं पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के दौरान 424 MOU पर हस्ताक्षर किए गए और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मैरीटाइम क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना होगा। मनसुख मंडाविया ने कहा कि चाबहार पोर्ट कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय सहायता पहुंचाने के क्षेत्र के लिए कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में उभरा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन के साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध का महत्व पड़ोसी पहले की नीति में निहित है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और परिवहन से लेकर संस्कृति और रक्षा तक सभी क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का स्तर इस तरह है कि सभी मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की। आगे बात करते हैं कोविड-19 से जुड़े अपडेट की। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी वैक्सीन की डोज लगवाई और लोगों से ना घबराने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली के एम्स में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आज शिमला में वैक्सीन की अपनी पहली डोज ली। वहीं देश में आज सुबह 7 बजे तक 1,66,00,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। बुधवार को करीब 10 लाख लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 10 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है, जबकि 67.9 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली खुराक और 28.7 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स में 58 लाख से ज्यादा लोगों को पहली खुराक और 4,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोविड के नए मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। बुधवार को इन राज्यों में करीब 85.51% नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और असम में सक्रिय मामलों में कमी आई है। बुधवार को देश में 17,407 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 14,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,73,000 के करीब पहुंच गई है, जो कुल संक्रमित मामलों का महज 1.55% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 242 नए स्ट्रेन के मामले मिले हैं, जिसमें यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के नए स्ट्रेन शामिल हैं।
देश में रहने के लिहाज से बड़े शहरों में बेंगलुरु और छोटे शहरों में शिमला सबसे बेहतर शहर है। केंद्र सरकार की ओर से ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में ये जानकारी दी गई। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक के तहत कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभरा और इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का स्थान रहा। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला ईज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान पर रहा। इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली रहे। इसी प्रकार EOLI इंडेक्स की तरह MPI 2020 के तहत मूल्यांकन ढांचे में जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकाओं को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका और 10 लाख से कम आबादी वाली नगर पालिकाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगर पालिका के रूप में उभरा है। इसके बाद सूरत, भोपाल, पिंपरी, चिंचवाड़, पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापत्तनम, वडोदरा का स्थान रहा है। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद तिरुपति, गांधीनगर, करनाल, सलेम, तिरुपुर, बिलासपुर, उदयपुर, झांसी, तिरुनेलवेली का स्थान रहा। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सब्जेक्ट के अनुसार 12 भारतीय संस्थानों ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। वहीं 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने इस बार शीर्ष 50 में उन्हें शामिल किया गया है। यूएस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक IIT मद्रास अपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए 30वीं रैंक पर है। IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर ने मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए विषय रैंकिंग में 41वां और 44वां स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 27 फरवरी से शुरू हुआ इंडिया टॉय फेयर 2021 का आज समापन हो गया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के नारे को आगे बढ़ाते हुए इस फेयर का ऑनलाइन आयोजन किया गया था। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय खिलौनों को प्रोत्साहन दे रही है। इससे दुनिया भर में भारतीय ब्रांड को स्थापित करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण की जरूरत बताई है। साथ ही कहा है कि इस तरह के कंटेंट पर निगरानी के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पर कई बार आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जाती है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस R सुभाष रेड्डी की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो सोशल मीडिया के नियमन संबंधी सरकार के हालिया दिशा निर्देशों के बारे में शुक्रवार को जानकारी दें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज OTT इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करके उन्हें OTT नियमों के प्रावधान के बारे में विस्तार से बताया। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके बताया कि सभी प्रतिनिधियों ने नए दिशा निर्देशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और इंडस्ट्री मिलकर दर्शकों के लिए OTT अनुभव को बेहतर बनाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं।
अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।